स्वागत है आप लोग का मेरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में। हम सेल की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी क्या है, सेल थ्योरी क्या है, सेल के फंक्शंस क्या हैं, इन सब के बारे में बात किए थे। मतलब एक ओवरव्यू देख लिए थे सेल के बारे में। आज की क्लास में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, साइटोसॉल किसे कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं। इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। तो पहले इस कंफ्यूजन को हम दूर कैसे करें। देखिए, ये प्लांट सेल है। हमें पता है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। तो प्लांट सेल में से हम जब उसके सेल वॉल को रिमूव कर लेते हैं तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट बचता है सेल का, उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। जब प्लांट सेल से उसके सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग पार्ट जो सेल का बचता है उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब इस प्रोटोप्लास्ट से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जो सेल का रिमेनिंग पार्ट बचा उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, हम उसे रिमूव कर देते हैं। अब अगर जो आपका बचा प्रोटोप्लाज्म से जब हम न्यूक्लियस को निकाल देते हैं, न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं, तो जो सेल का रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म से जब हम बाकी की रिमेनिंग जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसे हम निकाल देते हैं, तो जो बाकी पार्ट बचता है सेल का उसे हम साइटोसॉल कहते हैं। फिर से देखिए, एक कोई मान लीजिए प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल से हम सेल वॉल को निकाल देते हैं, तो बाकी जो पार्ट सेल का बचा है आप देख रहे हैं उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इस प्रोटोप्लास्ट से जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को निकाल देते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बचता है। और इस प्रोटोप्लाज्म से जब हम न्यूक्लियस को रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है सेल का उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म से जब हम सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल देते हैं तो हमारा साइटोसोल बचता है। तो जैसे कि हम लोगों ने साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस देख लिया है, समझ लिया कि वो क्या होते हैं। अब आगे बात करते हैं सेल की आउटर बाउंड्री जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उसके बारे में। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे डायग्राम बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है, मतलब ये फास्फेट और लिपिड से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखिए, ये फास्फो बाइलेयर है। बीच बीच में कुछ प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं। कुछ प्रोटीन्स पूरी तरह इम्बेडेड होते हैं, मतलब इसमें पूरी तरह इसमें होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और कुछ आधा टोटल पार्शियली इम्बेडेड होते हैं प्रोटीन, और कुछ सरफेस पे लगे होते हैं। जो प्रोटीन सरफेस पे लगा होता है उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, और जो पूरी तरह इम्बेडेड होता है या पार्शियली इम्बेडेड होता है उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस में देख रहे हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगे होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से लगा होता है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे लगा है उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होता है, इन्हें हम मिलाकर ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लगे हुए हैं उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से लगा हुआ है उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। मतलब इसमें लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है। और आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है, जो बाइलेयर के बीच में कुछ कोलेस्ट्रॉल है, एक स्पेशल टाइप का लिपिड होता है। जो स्पेशल टाइप का लिपिड होता है इसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये सेल के ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे फ्लूइडिटी नेचर प्रोवाइड करता है। मतलब जो बाइलेयर लिपिड्स के होते हैं इन्हें क्लोज, एक दूसरे से क्लोज नहीं होने देते, टाइट नहीं बांधते हैं, इन्हें फ्लूइडिटी नेचर प्रोवाइड करते हैं। फ्लूइडिटी नेचर क्यों जरूरी है? अगर नेचर इसका थोड़ा फ्लूइडिटी होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तो जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में जो चीजें आती हैं और सेल से जो चीजें
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसमें आसानी होगी। तो ये लगे होते हैं। अब हम बारीक बारीक देख लेते हैं इसके डिटेल काम को कि फास्फोलिपिड बाइलेयर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेपरेटिंग आउटर एक्वस एनवायरनमेंट विद इनर एक्वस एनवायरनमेंट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होता है और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसको सेपरेट करने का काम करता है, आउटर बाउंड्री बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड एसोसिएटेड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किससे बना होता है, लिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन से बना होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ मॉडल्स आए थे, उनमें से सबसे एक्सेप्टेड मॉडल, सबसे बढ़िया मॉडल था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। इसे निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है मेनली किस चीज का बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स का बना होता है। अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरीज ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो ऑर्गेनेल्स टू ऑर्गेनेल्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनेल्स टू ऑर्गेनेल्स वेरीज करता है, इसमें लिपिड और प्रोटीन का अमाउंट। अब देख लेते हैं लिपिड और प्रोटीन को। जो लिपिड होता है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ये हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर से दूर भागना, वाटर से डरना। फोबिया मतलब डर होता है। तो ये जो बाहर का आप भाग देख रहे हैं, ये जो बाहर लिक्विड का जो आउटर, ये बाहर का जो भाग है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ये वाटर लविंग होता है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जो अंदर की तरफ है इस तरह से टेल इसका दिखाई दे रहा है लिक्विड का, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये अवे, वाटर से अवे होता है, भागता है, दूर भागता है, डरता है, इसलिए अंदर की तरफ चुप के इस तरह से है। और जो बाहर का है वो फिलिक नेचर का होता है, वाटर लविंग होता है। प्रोटीन देख लेते हैं। जो प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन आप देख रहे हैं पूरी इम्बेडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। और कुछ इसके आउटर सरफेस पे लगा है, इससे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। अब इसके आगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। इसका काम क्या होता है, ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, सेल की पहचान करने में। जैसे कि इस पे ये एंटीजन भी बनाता है, क्योंकि जो एंटीजन होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन ही होता है। तो ये उसके विद द हेल्प ऑफ एंटीजन एंड रिसेप्टर के हेल्प से ये सेल की पहचान करने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं। ये ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है और ये प्रोवाइड फ्लूइड नेचर, प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। एक सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव परमीएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। मतलब ये डिसाइड करता है कि सेल के अंदर कौन सी चीजें आ सकती हैं और कौन सी चीजें सेल के बाहर जा सकती हैं, इस चीज का वो चयन करता है, सेलेक्ट करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और ये लिविंग सेल्स होते हैं, ये लिविंग मेम्ब्रेन होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। और ये पतला होता है, 7 to 10 नैनोमाइक्रोन होता है। अब हम सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, पहला है प्रोटेक्शन ऑफ सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल को प्रोटेक्शन देता है, एक सुरक्षा देता है। दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यह सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं, चैनल्स बने होते हैं और इस चैनल्स के थ्रू ये जो चीजें होती हैं जो सेल के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब उनको अंदर आने के लिए, उससे बाहर जाने के लिए बहुत सारे आयंस को ये उसको सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तीसरा हो गया सेल रिकॉग्निशन। ये सेल की पहचान में भी हेल्प करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बाय द हेल्प ऑफ
एंटीजन एंड रिसेप्टर्स के थ्रू। अब आगे हम इसकी बात कर लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में तो हम बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कितने प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो देखिए पहला डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन क्या है, गैसों का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें ध्यान देंगे कि गैस होंगी। और ऑस्मोसिस क्या है, यही हो गया कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर या लिक्विड का जाना, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी लगती है, जिसमें हमें एनर्जी देना पड़ता है। इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस का मतलब यह होता है कि सेल में कोई चीज जब आता है, मतलब सेल न्यूट्रिएंट लेता है, तो उसे हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं क्योंकि वो सेल में इन हो रहा है, आ रहा है। और एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल से किसी चीज का, वेस्ट प्रोडक्ट का या किसी सिग्नल का बाहर जाना, उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो डिफ्यूजन है, जिसमें आपके एग्जांपल में हो गया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें एनर्जी नहीं लग रही है, उसमें एनर्जी नहीं लगता है। ऐसे ही वाटर हो गया, ये ऑस्मोसिस के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट करता है और इसमें एनर्जी नहीं लगती है। आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें एनर्जी लगती है, हमें एटीपी देना पड़ता है, एटीपी इसमें खर्च होता है। और इंडोसाइटोसिस इसमें भी एनर्जी लगती है और एक्सोसाइटोसिस इसमें भी एनर्जी लगती है। जब हमारा सेल कोई चीज ईट करता है, खाता है, तो वो क्या, फेगोसाइटोसिस मतलब खाना, तो उसमें क्या होगा, उसमें एनर्जी लगेगी। और एक्सोसाइटोसिस सेल की किसी भी चीज का सेल से बाहर जाना, उसमें भी एनर्जी लगेगी, जिसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, सेल के बाहर जाना। कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेल सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए जो हमारा सेल का अस्तित्व है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना हमारा सेल जीवित नहीं रह सकता। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल कैन नॉट लाइव। तो आज हम लोगों ने सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ा। हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किसने किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या होता है। हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल का आउटर बाउंड्री बनाता है। ये फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है, मतलब फास्फेट और लिपिड से मिलकर बना होता है। हमने देखा कि जो फास्फोलिपिड बाइलेयर्स होते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन एसोसिएटेड प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन पूरी तरह या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, या कुछ पार्शियली धसे होते हैं, और कुछ प्रोटीन इसके सरफेस पे लगे होते हैं। हमने देखा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी लगे होते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लगा है तो हम उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से लगा है तो हम इसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और हमने देखा कि जो फास्फेट बाइलेयर होता है, इनके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है। और हम सबके फंक्शन के बारे में बात की थी। हमने कहा कि जो ये लिपिड्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ये वाटर की तरफ होते हैं जो आउटर लेयर था। और वे लिपिड जो कुछ लिपिड हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो अंदर की तरफ उसका टेल था, उसे हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और हमने देखा कि जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या था, ये जो फास्फोलिपिड बाइलेयर्स होते हैं उन्हें फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, इन्हें पैकिंग होने में या टाइटली बांधने से रोकता है। फ्लूइडिटी नेचर की वजह से कोई भी चीज हमारे सेल में आसानी से आ सकता है, या हमारे सेल से कोई भी चीज बाहर जा सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। हमने देखा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सेल के रिकॉग्निशन में, मतलब सेल की पहचान करने में भी हेल्प करता है। अब हमने फिर बात की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। हमने प्रॉपर्टी में ये देखा कि ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यह होता है कि यह चयन करता है कि हमारे सेल में क्या आ सकता है और हमारे सेल से क्या बाहर जा सकता है। ये लिविंग मेम्ब्रेन होते हैं। और हमने कहा कि ये 7 to 10 नैनोमाइक्रोन थिन होता है, पतला होता है। फंक्शन में हमने देखा कि बहुत सारे इसके फंक्शंस थे। ये चीजों के ट्रांसपोर्ट में भी काम करता है, सेल के रिकॉग्निशन में काम करता है, एक सेल से दूसरे सेल के कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। और हमने ये देखा कि ये ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
साइटोसिस, ये सब ट्रांसपोर्ट देते हैं। हमने इंपॉर्टेंस में यह क्या कि जो सेल होते हैं इनका अस्तित्व प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे निर्भर करता है और बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आज का हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आगे की जो टॉपिक्स हैं आगे हम न्यूक्लियस की बात करेंगे आगे की वीडियो में। थैंक यू।